नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां केमिकल फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से आग लग गई है। इस आग में करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और बचाव कार्य में जुट गई हैं। बता दें कि मामला थाना धौलाना इलाके के यूपीएसआईडी-सी का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर 2 दर्जन लोग फंसे हैं सकते हैं। इनको सुरक्षित निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही घटना के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए हादसे में घायल लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जफर हाशमी को लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अब तक मामले में पुलिस ने जफर हाशमी समेत 36 पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानपुर में बवाल में पीएफआई का भी हाथ है। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का कहना है कि हिंसा में शामिल सभी आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। उनमें 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और बुलडोजर भी चलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर हक। कानपुर बवाल के बाद आज सुबह से ही नई सड़क और आसपास के रिहायशी इलाके और बाजार छावनी में तब्दील हो चुके हैं। पुलिस ने शहर की गलियों में फ्लैग मार्च किया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसके आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। और अब बात करते हैं कश्मीर की, जहां कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। 177 टीचर्स को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं घाटी में आम लोगों को निशाना बना रहे आतंकियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने यह फैसला किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। एडवाइजरी में आईईडी, स्टिकी बम के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। ग्रेनेड धमाका करने की भी साजिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा एडवाइजरी में और भी बहुत सी अहम बातें कही गई हैं, जैसे सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद भेजे जा सकते हैं। आतंकियों की घुसपैठ सुरंग के जरिए हो सकती है। वहीं साथ ही साथ आतंकी फिदायीन हमले भी कर सकते हैं, ऐसा भी इस एडवाइजरी में बताया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। कश्मीरी पंडितों की मांग है कि जम्मू कश्मीर में सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्या और पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के 3 मुख्य नेताओं ने बयान देकर केंद्र सरकार से कश्मीर से हिंदुओं का पलायन रुकवाने की मांग की है। वहीं पार्टी ने इस मुद्दे पर 5 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक 10 से 15 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान मूसेवाला के परिवारजनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग रखी है। वहीं इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भावुक भी हुए। बता दें कि पिछले हफ्ते रविवार को पंजाब के मनसा जिले में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी।
आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने फिर भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा जताया। बीजेपी ने आम लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट पर निरहुआ को शिकस्त दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। निरहुआ के सामने सपा ने आजमगढ़ से सुशील आनंद को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी रामपुर से मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों के अलावा 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा टाउन बोरोदोवाली से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना मामलों के चलते एक बार फिर से मास्क जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव ने सभी डीएम कमिश्नर्स को एक लेटर लिखा है और इसमें कहा गया है कि ट्रेन, बस, सिनेमाघर, ऑफिस, स्कूल और कॉलेज में मास्क अनिवार्य किया जाए। इसी के साथ एक बार फिर से महाराष्ट्र में मास्क पहनना जरूरी होने की उम्मीद लग रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। कोरोना के केसेस मुंबई, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से 1000 के ऊपर केस महाराष्ट्र में और 700 से ज़्यादा केस मुंबई में आ रहे हैं। उसी तरह आपको बता दूं कि मुंबई समेत सभी राज्यों जिलों में एक तरीके से एडवाइजरी, एक पत्र महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मास्क अनिवार्य है और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन यही पूरी अनिवार्यता को खारिज करते हुए राजेश टोपे, जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ कर दिया है ये सिर्फ एडवाइजरी है। हम अपील करते हैं लोगों से कि आप मास्क पहने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, नहीं तो 15 दिन के भीतर कोविड रिस्ट्रिक्शन वापस आ सकते हैं। तो एक तरफ एक लेटर जाता है तमाम जिलों को कि आप मास्क अनिवार्य करें, और वहीं राजेश टोपे सामने आकर ये कहते हैं कि ये अनिवार्य नहीं है, एक एडवाइजरी है, इसका पालन लेकिन जरूर करना चाहिए क्योंकि राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है और पूरा केंद्र, राज्य सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। जी हाँ, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मास्क की अनिवार्यता को लेकर कहा है कि अभी इस पर विचार चल रहा है। आने वाले 10 से 15 दिनों में इस बात पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। चलिए देखते हैं। थोड़ा बहुत इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव केसेस कुछ लिमिटेड क्लस्टर एरिया में, जैसा कि मुंबई है, पूना है, ठाणे है, पालघर है, इन ज़िलों में कुछ नज़र आ रहा है और उसके माध्यम से हमारा जो महाराष्ट्र का देश में कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव केसेस है वो बढ़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र के लिए एक लेटर, या जिन राज्यों में थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है उन राज्यों को केंद्र शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये लिखा है कि इन जनरल जो गाइडलाइंस होती है वो गाइडलाइंस आपने सभी लोगों को बोलना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को खत लिखा है। इन राज्यों में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा केस इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। मंत्रालय ने इन राज्यों को कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सख्त निगरानी बनाए रखने और पहले जैसी कार्रवाई करने के लिए कहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,945 मामले सामने आए हैं। ये बीते 2 दिनों से 4,000 के करीब बने हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 4,041 केस आए थे, जो कि बीते 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 11 मार्च को 4,194 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार को 2,672 मरीज ठीक हुए, जबकि 26 मरीजों की मौत हो गई। अब 2,162 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 4 करोड़ 32 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 4 करोड़ 26 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5 करोड़ 24 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कार्बेवैक्स को
18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने सहमति दे दी है। दरअसल DGCI ने अप्रैल के आखिर में 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कार्बेवैक्स को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी थी। उस वक्त तक ये वैक्सीन सिर्फ 12 से 14 साल के लोगों को दी जा रही थी। वहीं बायोलॉजिकल ई ने मई में निजी टीकाकरण केंद्रों के कार्बेवैक्स की कीमत 840 रुपए पर डोज से घटाकर 250 कर दी थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने वाले देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट टाटा समूह को दे दिया गया। YIAPL यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उसके अनुभव के आधार पर अंतिम 3 में से चुना है। YIAPL के साथ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ हुए करार के तहत कंपनी हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और भवनों का निर्माण करेगी। कुल 1334 हेक्टेयर में फैली ग्रीनफील्ड सुविधा के पहले फेज में 5,700 करोड़ रुपए के निवेश से सिंगल रनवे परिचालन शुरू किया जाएगा। इसकी क्षमता हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। EPFO की ब्याज दरें 40 साल में सबसे कम हो गई हैं। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए EPFO की ब्याज दर 8.1% मंजूर की है। सरकार की मंजूरी के बाद इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर के लगभग 6.5 करोड़ एम्प्लॉइज पर असर पड़ेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब नौकरी पेशा लोगों के पैसों पर कैंची चली है। इसके उल्टे एक वक्त ऐसा भी था जब EPF पर लोगों को मिलने वाली ब्याज दर 12% हुआ करती थी। बेतहाशा महंगाई और EPFO की कमाई कम होने की वजह से अब ये फैसला लिया गया है। PF अकाउंट में डिपॉजिट पर 8.5% के बजाय अब 8.1% की ब्याज दर मिलेगी। देश आजाद होने के बाद साल 1952 में जब भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना की, तभी EPF स्कीम 1952 एक्ट को लागू किया गया। PF पर मिलने वाले ब्याज की शुरुआत तभी से हुई थी। शुरुआती दौर में PF पर ब्याज दर महज 3% हुआ करती थी। 1955 से 56 में इसमें पहली बार बढ़ोतरी की गई और उस के बाद में 2 सालों तक ये दर 3.5% रही। 1963 से 64 में यह बढ़कर 4% तक हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना अब रफ्तार पकड़ने लगा है, तो एथेनॉल जैसे ऑप्शनल फ्यूल पर देश में खूब काम हो रहा है। जी हाँ, सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बस धड़ल्ले से दौड़ते देखे जा सकते हैं। लेकिन अब सरकार की तैयारी बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लाने की है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में आयोजित शुगर कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्द अब सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी देश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गडकरी ने एथेनॉल जैसे ऑप्शनल फ्यूल के इस्तेमाल पर भी जोर दिया और कहा कि आगे आने वाले समय में एथेनॉल का है। देश की खेती, किसानी और मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस में एथेनॉल के इस्तेमाल पर जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं चाय की। वैसे तो भारत की चाय की दुनिया दीवानी है, लेकिन फिलहाल इस चाय पर नजर लग गई है। खबर है कि भारतीय चाय में कीटनाशक और रसायनों की मात्रा अधिक पाई गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल और घरेलू दोनों मार्केट में भारत की चाय की खेप को लौटा दिया गया है। बहुत ज़्यादा कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल होने के कारण भारत की चाय को देश विदेश के बाजारों में नकारा जा रहा है। और अब बात करते हैं DGCA के फैसले की। जी हाँ, दिव्यांग पैसेंजर को लेकर हाल ही में इंडिगो पर एक्शन हुआ था और ऐसा इंसिडेंट वापस ना हो, इसके लिए DGCA ने निर्देश दिया है कि फ्लाइट में बैठने के लिए कोई भी इंसान फिट है या नहीं, ये एयरलाइन कंपनियां नहीं बल्कि डॉक्टर तय करेंगे। हालांकि डॉक्टर को भी उचित कारण बताना होगा, जिसके लिए DGCA ने नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली NCR में एक बार फिर से लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं लोगों को भीषण गर्मी की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं।
दिल्ली घूमने आए हैं हम, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार। पहले काफ़ी सालों से इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो अपने को लगता है कि अपना सर फटा जा रहा है, इतनी गर्मी है। और गर्मी से बेहाल है, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं पर भी कुछ आना जाना नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो बेहाल हो रहे हैं। हम लोग तो बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ से 45-48 डिग्री तापमान हुआ ऐसा हमको लग रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, देखो ना पब्लिक कहाँ है, वरना यहाँ पे तो पब्लिक बहुत सी घूमने आती है। हैदराबाद से दिल्ली घूमने लिए आए, बहुत ज़्यादा धूप है, इधर नहीं रह सक रही, देख रहे भी फिर आगे भी। बहुत गर्मी है, बहुत ये है। हाँ, हैदराबाद में कम है थोड़ा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। Comparing to Hyderabad and Delhi, Delhi has so hot climate that we can't stay here anymore. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ने गौतम अदानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ करीब 100 अरब डॉलर यानी कि पौने 8 लाख करोड़ के करीब हो चुकी है। वहीं गौतम अदानी की बात करें तो उनकी नेट वर्थ 98.7 अरब डॉलर यानी कि 7,66,000 करोड़ रुपए के करीब है। मुकेश अंबानी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में भी सबसे आगे निकल चुके हैं, जबकि विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन अजीम प्रेम जी 28.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरे, HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन शिव नादर 25.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ चौथे और आर्सिलर मित्तल कंपनी के मालिक लक्ष्मी मित्तल 20.1 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पांचवें सबसे अमीर भारतीय कारोबारी बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की सूची के मुताबिक टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क 227 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो 149 अरब डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस दूसरे सबसे अमीर कारोबारी रहे। वहीं फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड 138 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं, तो बिल गेट्स चौथे और वॉरेन बफेट 5वें नंबर पर इस लिस्ट में आते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी टेस्ला के 10% कर्मचारियों की छुट्टी हो सकती है। कंपनी के सीईओ और दुनिया के सबसे बड़े रईस अमीर कारोबारी एलन मस्क ने खुद इस बात की जानकारी दी है। मस्क ने कंपनी के कर्मचारियों को एक इंटरनल ईमेल भेजा है और इस ईमेल में उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी के हालात को लेकर वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। टेस्ला को लगभग 10% स्टाफ निकालने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी को पूरी दुनिया में नए लोगों की भर्ती रोकने से मना किया है। मस्क ने इससे पहले हाल ही में कंपनी के कर्मचारियों से कहा था कि वे ऑफिस आएं या कंपनी छोड़ दें। कर्मचारियों को भेजे गए इस ईमेल में उन्होंने कहा था कि टेस्ला में हर किसी को हफ्ते में कम से कम 40 घंटे ऑफिस में गुजारने की जरूरत है। अगली खबर भी एलन मस्क से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों एलन मस्क की तरफ से ट्विटर की खरीद किए जाने की डील को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। इसी बीच ट्विटर ने शुक्रवार को बताया कि HSR एक्ट के तहत एलन मस्क की तरफ से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदे जाने का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया है। एलन मस्क की तरफ से ट्विटर को खरीदे जाने की डील 44 अरब डॉलर में हुई थी। अब इस डील को क्लोज करने की कुछ रिवायतें ही बची हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की डील को कुछ दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ट्विटर के बारे में कुछ और जानकारी जुटानी थी। एलन मस्क ने तो यह भी मुद्दा उठाया था कि ट्विटर के बहुत सारे अकाउंट फर्जी हैं। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ET Now स्वदेश।
टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ET नाउ स्वदेश पर। कैश तो मुझे याद नहीं कि मैंने एटीएम से लास्ट टाइम कभी निकाला था। अगर कोई 10 रुपए की चाय भी हमारे गांव में लेते हैं तो वहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बैंक का कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं तो उतना टाइम बच रहा है। सब कुछ डिजिटल गया है, घर पे बैठ के भी लोगों को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम टैक्सी ड्राइवर टू एवरीबडी यूपीआई बेस्ड एनेबलमेंट पेमेंट से पे करते हैं। दैट्स अ बिग चेंज। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। ET नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। अक्सर करके हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से मरीज की मौत हो गई। ऐसी खबरें पढ़कर हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जब डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो फिर वो इलाज गलत कैसे हो सकता है। दरअसल ऐसी वारदातों के पीछे कारण होते हैं झोला छाप डॉक्टर, यानी अनक्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन अब सरकार इन झोला छाप डॉक्टर्स का इलाज करने की तैयारी कर रही है। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। एक कहावत है, नीम हकीमे खतरे जान, यानी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज मरीजों की जान पर आ सकती है। और अब सरकार ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। सरकार का इरादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी HPR की शुरू करने की है, ताकि झोला छाप डॉक्टरों की दुकान बंद की जा सके। HPR के बाद सिर्फ वही लोग मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे जिनका एनरोलमेंट इस रजिस्टर में होगा। नेशनल रजिस्टर में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नर्स और पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की माने तो फिलहाल हमारे देश में सिर्फ 15,000 रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं। इनमें करीब 16% प्राइवेट सेक्टर से हैं, जबकि देश में फिलहाल 10 लाख लोग मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें 6 लाख एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं और बाकी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और तिब्बती तरीकों से इलाज में लगे हैं। इस HPR में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोफेशनल्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा और सरकारी डॉक्टर या नर्स होने पर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जमा करना होगा। उस स्ट्रीम से जुड़ी संस्था जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की ओर से वेरीफाई किए जाने के बाद ही उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस का अधिकार होगा। सरकार आने वाले कुछ महीनों में इस नए सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर देना चाहती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम के आने से भले ही झोला छाप डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाए, लेकिन क्या इससे लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया हो पाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों तक पहुँचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। ET नाउ स्वदेश। और अब बात करते हैं फलों के राजा आम की। मीठे, रसीले, खुशबूदार आम, उनकी कीमतों पर भी अब लू के थपेड़े पड़ने लगे हैं। खराब मौसम की वजह से आम पर आफत आ चुकी है, पैदावार घट गई है, जिसकी वजह से आम की कीमतों में बम्पर उछाल आ गया। इसीलिए दशहरी, चौसा, लंगड़ा, कोई भी आम लीजिए, सभी वैरायटी महंगी हो चुकी हैं। कैसी है आम की कीमत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इसका नाम भले ही आम है, मगर ये आम नहीं, बहुत खास है। इस आम के बहुत कदरदान है, या यूं कहें आम खुदा का वरदान है। तभी तो ये फलों का राजा आम है। लेकिन महंगाई से ये आम इस साल आम लोगों की पहुंच से कुछ दूर हो रहा है। बादामी आम जो पिछले साल लगभग 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम था, इस साल 65 से 70 रुपए प्रति किलो हो गया है। जबकि केसर आम की कीमतें कुछ ज्यादा ही भाव खा रही हैं।
इस बार आम के दाम 60% बढ़ गए हैं। जो 30 से 60 रुपए मिलते थे वो इस सीजन में 50 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तो आम के दाम और भी परवान चढ़ने वाले हैं। पिछले 20-25 अप्रैल से लेकर 15-20 मई तक आम के बाजार काफी गिर चुके थे, और अभी आम के शॉर्टेज होने की वजह से 2-3 दिन से आम के बाजार जो है वो बढ़ गए हैं। गर्मियों का मौसम आते ही आम का जायका भी जुमा पर चढ़ जाता है, लेकिन इस सीजन जायके के लिए तरसना पड़ सकता है, क्योंकि यूपी में इस बार पैदावार काफी कम है। देश का सबसे ज्यादा 23.5% आम यूपी से ही पैदा होता है। यूपी में आमतौर पर इस साल लगभग 35 से 45 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है, लेकिन इस साल उत्पादन करीब 10 से 12 लाख मीट्रिक टन ही रहने का अनुमान है। मंडियों, बाजारों और बड़े मॉलों से लेकर फुटपाथ के ठेलों तक हर गरीब अमीर के लिए आसानी से मिलने वाला आम इस बार कुछ कम है, जिसके चलते इस बार हमें ही नहीं, बाहर वालों को भी आम से महरूम रहना पड़ सकता है। बहरहाल स्वाद, सुगंध, रंग से भरपूर आम की दावतें कुछ कम हो सकती हैं। ईटी नाउ स्वदेश। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं एक मज़ेदार तस्वीर। ये आई है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर एक कॉलेज के डायरेक्टर ने अपने 2 साल के कुत्ते डॉगी एलेक्स का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाया। बेजुबान एलेक्स के जन्मदिन पर बाकायदा केक काटा गया और पार्टी में 200 से 250 लोगों ने शिरकत की, दावत हुई। जन्मदिन की पार्टी के दौरान मेहमान भी एलेक्स के जन्मदिन के रंग में रंगे नजर आए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।